Good morning everyone. I am Dr. Ritesh, working as a physician in Amritdhara My Hospital. अभी लास्टली इस हफ्ते इस महीने हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जो डायलिसिस पे है और उनको अपनी डाइट के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो ये लाइव सेशन आज का इसी के लिए है कि हम आपको आपकी बेसिक जो किडनी डाइट है, रीनल डाइट है जिसे कहते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन्स दूर हों और आपका या आपके पेशेंट का जो हेल्थ है वो डायलिसिस के साथ बना रहे। इस सेशन में स्पेशली हमने डाइटिशियन मीनू को इनवाइट किए ताकि वो इसमें थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से और इसको अच्छा बना सकें। तो बेसिकली जो हमारे किडनी के पेशेंट्स हैं, रीनल फेलियर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जिसमें इंडिया में मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। उनके यूजुअली अगर अच्छी ट्रीटमेंट नहीं रहती तो कई साल बाद किडनी की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगती हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है कि वो पेशेंट सिर्फ अपनी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की डाइट को फॉलो करते हैं और किडनी से रिलेटेड डाइट वो अपनी लेना भूल जाते हैं, मिस हो जाती है, स्किप हो जाती है, जिसके कारण ग्रेजुअली डायलिसिस के साथ उनको वीकनेस फील होती है, उनका बॉडी वेट कम होने लग जाता है, उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उनको बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। तो इसी को क्लियर करने के लिए कुछ आपके भी अगर क्वेश्चंस है तो आप उनको कमेंट में डाल सकते हैं। हम अपनी तरफ से बेसिक आपको बिल्कुल बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कार्बोहाइड्रेट्स की। ये मानते हुए चलेंगे कि जो किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें शुगर भी है पेशेंट को, तो ऐसे में हमें कार्बोहाइड्रेट की रिस्ट्रिक्शन चाहिए, बट गाइडलाइंस के हिसाब से 25 से 30 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट्स दिन में रिक्वायर्ड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी तरीके के भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अनहेल्दी भी होते हैं और हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स देने ताकि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी रहे। उसी तरह से प्रोटीन है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायलिसिस वाले पेशेंट्स या जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है वो प्रोटीन की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। प्रोटीन का मार्कर हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन होता है जो कि हमारे लिवर फंक्शन टेस्ट में आता है। सर, प्रोटीन से रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कुछ पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आते हैं और बोलते भी हैं कि हम दाल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, तो उनका कन्फ्यूज़न हम आज दूर करते हैं। दाल आप धुली दालें लें, लीच आउट करके लें, जैसे कि उनको 1 घंटा पहले उतने ही पानी में भिगोए जितने में वो भीग सके। ठीक है, सिर्फ आप ऐसे करके दाल बना सकते हैं और वो दाल आप 1 कटोरी दिन की ले सकते हैं। तो इन टोटल हमारा कहने का ये है कि डाइट में कभी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ये बिल्कुल मना है, ये नहीं लेना है। ऐसा नहीं है। हर खाने को एक लेने का तरीका है, उसका एक पोर्शन होता है जो आपको सेफ है, आपके लिए, आपकी किडनीज के लिए सेफ है। जैसे इन्होंने दाल का बताया, इन क्रक्स आपने दिन में 25 से 35 ग्राम प्रोटीन लेना है टोटल, बॉडी वेट के हिसाब से है। जो पेशेंट्स डायलिसिस पे नहीं है उनको थोड़ी सी प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करनी है। प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन मतलब लगभग 0.6 टू 0.8 केजी ग्राम पर केजी। तो इसका मतलब अगर आपका एवरेज वेट 60 है, आपकी डायलिसिस नहीं हो रही है, तो आप अराउंड 36 से 48 ग्राम्स प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए। फॉर अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट एक उबले अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी तरह से एक दाल कटोरी में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपने अपना दिन में 48 ग्राम्स डेफिनेटली पूरा करना ही करना है। यदि आप डायलिसिस पे हैं या आपका पेशेंट डायलिसिस पे है तो ये प्रोटीन आप बढ़ा सकते हैं, अप टू 1.2 ग्राम प्रोटीन आप उनको दिन में दे सकते हैं। यानी अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपने इंश्योर करना है कि आपका दिन का प्रोटीन का इंटेक अराउंड 72 ग्राम्स का डेफिनेटली हो। अगेन ये चीज़ सबके लिए फिक्स नहीं है। किसी पेशेंट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, उनको आप इससे ज़्यादा बढ़ा के भी दे सकते हैं। किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है तो हम उसमें प्रेफर करेंगे रिस्ट्रिक्शन करना। किडनी से रिलेटेड डाइट की अगर हम गाइडलाइंस पे गौर करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो मिस कर रहे हैं सब, वो ये है कि अगर पेशेंट की डायलिसिस शुरू हो रही है या पेशेंट को अभी में किडनी डिजीज़ डायग्नोज हो रही है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट 90 डेज में
अपनी डायलिसिस शुरू होने के या किडनी की प्रॉब्लम की डायग्नोसिस में एक अच्छे रजिस्टर्ड डाइटिशियन से संपर्क में रहें, ताकि आपको ये फ्यूचर में आने वाली प्रोटीन की कमी की प्रॉब्लम ना फील हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जो पेशेंट्स किडनी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उन्हें हमारे डाइटिशियन से डेफिनेटली कांटेक्ट में रहना है, ताकि उनका वेट लॉस ना हो, उनको बोन डिजीज़ ना हो, आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, और जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो सेम रहें। किडनी वाले पेशेंट्स में अक्सर 4-5 ऐसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने में मिलती हैं। उसमें सबसे पहले आप सबको भी पता होगा कि खून बनने की क्षमता बॉडी की कम हो जाती है, बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, आरबीसी बनाने वाले जो हार्मोन्स हैं एरिथ्रोपोइटिन, उनकी भी डेफिशिएंसी होती है। बहुत ज़रूरी है ऐसे में कि हमें आयरन रिच फूड खाना हो और साथ में आयरन सप्लीमेंटेशन करनी हो। मीनू जी आपको कुछ आयरन के बारे में बताएंगे, क्या आपको खाना है आयरन अच्छा रखने के लिए और क्या आपको अवॉइड करना है। आयरन डेफिशिएंसी के लिए आप घर में लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं, उससे भी आपकी एनीमिया से रिकवरी हो सकती है। और जैसे कि ग्रीन बीन्स हो गई और लेंटिल्स में भी अच्छा आयरन होता है, तो आप ये सब चीज़ों का भी इंटेक कर सकते हैं। और सर और कुछ डिस्कस? इसके अलावा बॉडी में कैल्शियम की बहुत कमी होती है। हमारी किडनीज जो है इनएक्टिव कैल्शियम को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। जब हमारी किडनीज अफेक्टेड होती हैं तो कैल्शियम जो है बॉडी में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रह जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। इसके लिए आपने दिन में 800 to 1000 मिलीग्राम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेना है। यदि वो आपकी डाइट से पूरा होता है बहुत अच्छी बात है, अगर डाइट से पूरा नहीं हो पाता तो आपने उसकी सप्लीमेंटेशन लेनी है। कैल्शियम रिच फूड्स भी बहुत सारे हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना प्लीज़ आप बताएंगे एक बार। वैसे तो सर हर चीज़ में से कैल्शियम अच्छा ही होता है, पर मिल्क प्रोडक्ट्स इज सेफ फॉर किडनी पेशेंट्स, बिकॉज वो भी अपनी लिमिट अमाउंट में ही लेना। ये नहीं है कि आप उसको ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस भी ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस फिर हमारी बॉडी में क्या करेगा, कैल्शियम को बॉडी से निकाल देगा। तो आपने क्या करना है, 400 ml दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स दिन में लेने ही लेने हैं, और साथ में एक एक्स्ट्रा में 50 ग्राम पनीर भी आपने जोड़ के डेली लेना है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस पेशेंट्स की बोन्स वीक होने लग जाती हैं, बोन स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है तो डेफिनेटली जैसे डाइट में आपको एडवाइस किया जाए वो आपने 100% फॉलो करना है। आपने फास्फोरस का भी जिक्र किया था। जी सर। किडनी हमारी फास्फोरस को एक्सक्रीट करती है बॉडी से, और यदि किडनी की फंक्शनिंग कम होती है तो फास्फोरस एक्यूमुलेट होता है हमारे ब्लड में, उससे भी हड्डियों पे खराब प्रभाव पड़ता है, बोन्स वीक होती हैं, हल्की सी चोट लगने पे फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है कि आपका कैल्शियम नॉर्मल रेंज में रहे और प्रोटीन फास्फोरस आपका कंट्रोल्ड रेंज में रहना चाहिए। अगर वो डाइट से ठीक रहते हैं, डाइट की रिस्ट्रिक्शन से रेंज से कम रहते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे सेवेलामर रेवेलामर की टैबलेट ले रहे हैं, वो फॉस्फेट बाइंडर्स ही होते हैं और वो आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे और इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम। सोडियम की हम बात करें तो सोडियम की जो मेन हमारी सोर्स है डाइट में वो नमक है। तो हमने किडनी पेशेंट्स में नमक का भी रिस्ट्रिक्शन करना है और दो तरह से वो हेल्प करता है। एक तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है अगर हम सॉल्ट का इंटेक कम करें। सभी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को पता है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें नमक का परहेज करना है। उसी तरह से जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उन्हें भी अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है और उससे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जितना हम नमक कम करेंगे उतना हमारे में पानी कम ठहरेगा। जो स्वेलिंग आती है किडनी पेशेंट्स में उसमें भी एक मेजर रीज़न सॉल्ट का रहता है। सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन से स्वेलिंग काफ़ी कम हो जाती है। सॉल्ट का हमारा टोटल इंटेक दिन में 2.3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी सब्जी बना रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, उसमें आपने बहुत ध्यान देना है कि नमक कम से कम हो। नमक के कोई अल्टरनेट्स हैं, मतलब बहुत सारे मेरे पेशेंट आते हैं ओपीडी में, वो कहते हैं हम जी ये नमक नहीं, सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, काला नमक यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट लगता है आपको? होता है सर, बेनिफिट तो होता ही है। जो अपना वाइट सॉल्ट होता है उसमें ज़्यादा सोडियम होता है, ब्लैक सॉल्ट आप ले सकते हो, पर उसको भी ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करना है। जैसे कुछ लोगों का मिक्स होता है कि हम
आटे में, अचार साथ में ले लेते हैं, या हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी सोडियम ज़्यादा मिलता है, तो उन्हें भी आपने लीच आउट करके लेना है। लीच आउट का मतलब क्या हुआ, आपने हरी पत्तेदार सब्जियां काट लेनी है पहले, और पानी उबाल लिया एक साइड, और 2 सेकंड के लिए वो हरी पत्तेदार सब्जियां कटी हुई उस पानी में डाल देंगे, और फिर वो पानी आपने फेंक देना है। इस प्रोसेस से आपका सोडियम और पोटेशियम दोनों ही लीच आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हरी पत्तेदार सब्जियां और आलू को भी आप ऐसे ही करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम के साथ उसी तरह मैं एक बार पोटेशियम का भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि पोटेशियम एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है हमारी बॉडी में, और किडनी पेशेंट्स में उससे बढ़ने पर हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पोटेशियम की बहुत बात की जाती है, और एक मेजर डाउट पेशेंट्स को फ्रूट्स एंड जूसेस का रहता है। देखिए, पोटेशियम एक बहुत इंडिविजुअल मार्कर है, सब किडनी पेशेंट्स का नहीं बढ़ता है। कुछ एक फ्रैक्शन है जिनको प्रॉब्लम रहती है पोटेशियम बढ़ने की, उन पेशेंट्स को हम जूसेस और फ्रूट्स की रिस्ट्रिक्शन के लिए कहते हैं। जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सीवियर डिजीज़ नहीं है, जो पेशेंट्स डायलिसिस पे नहीं हैं, जिन पेशेंट्स का पोटेशियम अच्छा रहता है, उनमें फ्रूट्स एंड जूसेस का बेनिफिट पाया गया है किडनी फंक्शन को मेंटेन रखने का। स्टिल कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे हैं जिनमें पोटेशियम कम मात्रा में मिलता है। तो कुछ फ्रूट सेफ हैं, कुछ अनसेफ हैं, बट ये बहुत इंडिविजुअल चीज़ है। तो आप एक बार वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में एक बार प्लीज़ पब्लिक को बताइए। जी सर, जो कि खट्टे फल होते हैं, जैसे कि मौसमी हो गया, कीवी हो गई, इनमें ज़्यादा पोटेशियम मिलता है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, आप खुली अमाउंट में पपाया ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, पर ध्यान रहे अमरूद के बीज निकाल के आपने लेना है, और उनको भी अपनी लीच आउट करके लेना है अगर आपका पोटेशियम लेवल ज़्यादा है तो। और आप ऑरेंजेस अवॉइड करेंगे, नाशपाती ले सकते हैं जो कि अच्छी अमाउंट होती है, और पीच ले सकते हैं। ये सबसे अच्छे सोर्स होते हैं आपके पोटेशियम के। एक और बहुत सारा डाउट रहता है ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं, कुछ स्टडीज़ में बताया जाता है कि ओमेगा 3 रिच फूड से हमारी किडनी सेव होती हैं, कुछ हमारा किडनी का फंक्शन प्रिजर्व रहता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओमेगा 3 हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी अच्छा रखता है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स को। तो ऑल्दो बहुत ज़्यादा किडनी पे अच्छा इफेक्ट आए ना आए, बट एटलीस्ट आपके कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखने के लिए ओमेगा 3 भी हम रेकमेंड करते हैं कि हर किडनी के पेशेंट को कुछ अमाउंट में डेफिनेटली अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड डालना चाहिए, चाहे वो उसे नेचुरली ले, चाहे उसके सप्लीमेंटेशन हो। क्या आप रेकमेंड करते हैं ओमेगा 3 बढ़ाने के लिए डाइट में? सर, ओमेगा 3 के लिए आप सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स है ड्राई फ्रूट्स। तो उसमें आप वॉलनट ले सकते हैं, एंड तिल और फ्लैक्स सीड्स सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है जी। ये तो मेजर पॉइंट्स हैं हमारी डाइट के। इसके बारे में एक और पॉइंट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जिन की भी डायलिसिस हो रही है, उन्होंने देखा होगा अक्सर कि उनका प्री डायलिसिस एक वेट होता है, एक पोस्ट डायलिसिस वेट होता है। वेट का जो सिर्फ एक बेनिफिट है वो ये नहीं है कि हमें फ्लूइड देखने बॉडी से कितना था, कितना निकल गया, या कितनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई। ये ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स देखने हमने कि आपका परसिस्टेंटली वेट कम तो नहीं हो रहा। कुछ पेशेंट्स की डाइट बहुत कम हो जाती है, परसिस्टेंट क्रेटिनिन बढ़ने से भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया रहता है। ऐसे में ट्यूब डाल के फीडिंग, एंटेरल फीडिंग, इसका भी ऑप्शन होता है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते हम इसको, घर पे पॉसिबल नहीं रहता, प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्फेक्शन के भी कॉज रहते हैं ट्यूब में। बट स्टिल अगर आपके पेशेंट की डाइट बहुत कम है तो आपको ये ऑप्शन भी डेफिनेटली रखना चाहिए, क्योंकि हर स्टडी में लो बॉडी वेट को एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया गया है आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ में। अगर आपका बॉडी वेट परसिस्टेंटली लो है, डायलिसिस चल रही है, डायलिसिस चल रही है, डायलिसिस चल रही है, तो ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। मसल वेस्टिंग होती है, पेशेंट के पास चलने फिरने की ताकत नहीं रहती, वो बहुत वीक हो जाता है। तो इन क्रक्स हमारा इस सेशन का टोटल एक जो आउटपुट है वो ये है कि डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को मैनेज करने के लिए, और इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना। ये सिर्फ बेसिक है, हम इतना ही बता पाए हैं। बट अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं
अगर आपके घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है उससे ज़रूर एक बार आके हमारे डाइटिशियन से मिलना चाहिए। सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है उनका, एक बार डायलिसिस कराने पर बार बार डायलिसिस करानी पड़ती है, ऐसा क्यों? देखो ये क्वेश्चन फिलहाल इससे रिलेटेड नहीं है हमारे न्यूट्रिशन वाले पार्ट से, बट डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट्स की किडनीज परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, उनको एक बार डायलिसिस शुरू करने पर डायलिसिस बार बार करानी पड़ती है। ऑल्दो ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमेशा किडनी ट्रांसप्लांट रहता है। तो जब तक आपका पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं हो जाता उसे डायलिसिस करानी पड़ती है। ये सेकंड क्वेश्चन भी सर शायद आपके लिए ही है। मेरी एक किडनी खराब हो गई है और दूसरी वर्किंग में है, क्या फ्यूचर में मेजर इशू हो सकते हैं? देखिए जैसे किडनी डोनर्स होते हैं वो अपनी एक किडनी डोनेट कर देते हैं और उसके बाद हेल्दी लाइफ अपनी जीते रहते हैं। तो सिमिलरली आपका हुआ है, अगर आपकी एक किडनी नॉन फंक्शनिंग है, दूसरी बिल्कुल ठीक है, तो आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बट आपने दूसरी किडनी का अपना ध्यान देना है। स्टोन बिल्कुल नहीं होने देना उसमें, रेगुलरली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलते रहो, 6-6 महीने में अपने किडनी के टेस्ट कराओ, बिल्कुल ज़रा सा भी कोई डाउट आता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है मुझे, कैसे पता चलेगा? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है सर। देखिए किडनी की प्रॉब्लम दो तरह से हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। एक एक्यूट किडनी, आप अपनी बॉडी चेकअप कराएं, ईयरली एनुअल चेकअप कराएं, तो उसमें आपने ध्यान से यूरिन में अपना प्रोटीन चेक कराना है ताकि आपकी किडनी की प्रॉब्लम जल्द से जल्द पकड़ी जा सके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इनका संजीव जी का है। मैं एंटीबायोटिक्स 3 मंथ से खा रहा हूँ और आफ्टर 1 मंथ मुझे सांस की दिक्कत हो गई है, क्या मुझे किडनी प्रॉब्लम हो सकती है इससे? देखिए 3 महीने के लिए एंटीबायोटिक अगर आप खा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, यानी जिनका किडनी पे खराब असर होता है। तो डेफिनेटली अगर आपने 3 महीने रेगुलर कोई एंटीबायोटिक खाई है तो आपको अपनी किडनी की जांच जरूर एक बार करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद सर मेरे लिए लग रहा है मुझे, आलू में ज़्यादा पोटेशियम होता है, क्या किडनी वाले पेशेंट इसे खा सकते हैं? जी ज़रूर, किडनी वाले पेशेंट्स आलू को ले सकते हैं। ऐसे मिथ्स बनाए गए हैं कि आलू नहीं खाना, आलू में पोटेशियम ज़्यादा है, ये गलत है। आपने आलू को लीच आउट करके उसका जो पानी बचेगा उसे फेंक दें, इसको हम उबला हुआ आलू भी कह सकते हैं। इसको फिर आपने बनाना है, फिर इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें खा सकते हैं किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स? जी ज़रूर, जैसे मैंने वीडियो में भी बताया है कि आप इसे लीच आउट करके खा सकते हैं और डेली आप 1 कटोरी दाल लीच आउट मतलब कि उबली हुई, मतलब उसको पानी फेंक के फिर आप इस्तेमाल करके खा सकते हैं। अगेन सेशन के एंड पे मेरी रिक्वेस्ट है कि किडनी से जिनको प्रॉब्लम है, जो पेशेंट्स डायलिसिस में हैं, उनका ध्यान रखें, उनका वेट कम ना होने दीजिए, ओवरवेट भी नहीं होना, और जो ये मेन हमारे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आप रेगुलर टेस्ट कराएं। ऐसा ना समझें कि ज़बरदस्ती के टेस्ट हो रहे, इम्पॉर्टेंट हैं आपकी हेल्थ के लिए और कराने ज़रूरी हैं, और इनकी करेक्शन भी ज़रूरी है ताकि डायलिसिस पे आप लंबा समय ठीक ठाक बिना प्रॉब्लम के निकाल सकें।